हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को हिंदी में अधिसंज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेटाकॉग्निशन क्या है और क्यों हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, मेटाकॉग्निशन यानी संज्ञान के स्तर से भी अधिक ऊंचा इसका स्थान है। मेटाकॉग्निशन जनरली हमारी थिंकिंग से रिलेटेड एक टर्म है जो हमें थिंकिंग के ऊपर और सोचने पर यानी थिंकिंग ओवर थिंकिंग की बात करता है, कॉन्सेप्ट ओवर कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो क्या होता है मेटाकॉग्निशन और इसका हमारी लर्निंग पर या इफेक्टिव लर्निंग पर यूं कहूँ क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी मेटाकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को लाने के लिए मेटाकॉग्निशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए इस पर बात करते हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और कॉग्निशन। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, कॉग्निशन का मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और रिमेम्बरिंग। तो जो भी हमारे संज्ञान से रिलेटेड या हमारे मानसिक स्तर से रिलेटेड, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं जिसमें थिंकिंग आती है, किसी चीज को समझना आता है, अधिगम आता है या याद रखना आता है, उन सब से परे जाकर के अगर हम कुछ और सोचते हैं या उससे एक लेवल और ऊपर जाकर के अगर हम बात करते हैं तो वह मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करेंगे, अभी हम इसको और सिंपल वे में समझेंगे। पहले देखें इसकी शुरुआत हुई कब और किसने की। तो सबसे पहले मेटाकॉग्निशन के बारे में जॉन एच फ्लेवल ने बताया 1979 में। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग है, क्योंकि ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर भी कंट्रोल करता है और हमारी लर्निंग प्रोसेस के ऊपर भी कंट्रोल करता है। तो अगर हम बोलते हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में एक हाई ऑर्डर थिंकिंग है मेटाकॉग्निशन, जो हमारी थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है उस पर कंट्रोल करता है या उसको रेगुलेट करता है। जब हम नॉर्मल वे में थिंकिंग करते हैं या किसी चीज को याद करते हैं, लर्न करते हैं, तब वो हमारा जो है वो पैटर्न जो होता है वो कॉग्निशन के अंदर आता है। लेकिन अगर उसको हम बहुत गहराई से, बहुत डीपली उसके सभी एस्पेक्ट पर चर्चा करते हुए उसको एनालाइज करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने सोचा है या जिसकी हमने थिंकिंग की है या जिसकी हमने लर्निंग की है, उसके बारे में और गहराई से अध्ययन करते हैं, तब हमारा मेटाकॉग्निटिव लेवल जो है वो जागृत हो जाता है। और मेटाकॉग्निटिव लेवल पर आने के बाद में हमारी लर्निंग जो होती है या हमारी जो थिंकिंग होती है वो पहले से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो हम स्टूडेंट्स में इसीलिए मेटाकॉग्निशन को डेवलप करने की बात करते हैं, क्योंकि अगर मेटाकॉग्निटिव लेवल पर जाकर के आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो या उसको इतना डीपली समझ रहे हो कि आप मेटाकॉग्निशन तक पहुंच गए हो, तो उसकी लर्निंग इतनी इफेक्टिव होगी जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, और वैसी लर्निंग क्वालिटी लर्निंग कहलाएगी जो आज के समय की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं, मेटाकॉग्निशन प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन इफेक्टिव लर्निंग। ये हमने बात की थी कैसे होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन और नोइंग अबाउट नोइंग। यानी आपके सोचने की प्रक्रिया किससे ज्यादा भी सोचना, सोचने के बारे में सोचना, संज्ञान के बारे में संज्ञान, जानने के बारे में जानना, यानी इन डेप्थ अगर आप किसी चीज के, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे हो। तो इसके की वर्ड्स हैं कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन या नोइंग अबाउट नोइंग। अगर ऐसे कहीं वर्ड आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर मेटाकॉग्निशन की बात की जा रही है। मेटाकॉग्निशन इज आइडिया रिसोर्स स्ट्रेटेजीज। इसमें डिफरेंट टाइप के आइडियाज आते हैं, स्ट्रेटेजीज डेवलप की जाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको मेटाकॉग्निशन के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, रिकॉलिंग द नेम ऑफ पर्सन विच वर मीट अ लॉन्ग टाइम एगो। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई लोग मिलते हैं और उनकी एक झलक हमारे दिमाग में रहती है कि ये हमें कहीं मिले थे, हमने इनसे कहीं बात की थी या इन कहीं देखा था। ऐसा याद तो आ रहा है लेकिन पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा। लेकिन जब हम दिमाग पर जोर डालते हैं और गहराई से सोचते हैं उस चीज को, तो हमें याद आ जाता है कई बार कि हमने इनसे कहाँ मुलाकात की थी या इन्होंने हमसे कोई बात की थी या नहीं की थी, कहाँ देखा था। वो सारी चीजें जब हमें याद आ जाती हैं तो वो हमारे मेटाकॉग्निटिव लेवल पर हमें याद आती हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और है, फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन आफ्टर डीप थिंकिंग। कई बार
जब हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जब पेपर हमारे सामने आता है और हम क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, सब कुछ दिमाग से साफ हो गया। लेकिन वास्तव में जब देखते हैं तो हमें, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ चीजें याद आने लगती हैं और फिर हम उसको जब गहराई से सोचते हैं तो हमें पूरा आंसर याद आ जाता है। ये मेटाकॉग्निशन है। तो इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं कि अगर मेटाकॉग्निटिव लेवल पर जाकर के आप किसी चीज को याद कर रहे हो या किसी चीज को समझ रहे हो या किसी चीज के बारे में चिंतन कर रहे हो तो वो बहुत ही प्रभावी होता है और एक लंबे समय तक आपको याद रहता है और आवश्यकता पड़ने पर आप उसको तुरंत रिकॉल कर सकते हो। एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर मैंने, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी सडन प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ इनसाइट। कई बार ऐसा होता है कि कोई सडन प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, अचानक कोई एडवर्स सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और उससे बाहर निकलने के लिए हम तुरंत ही कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, हमारी इंसाइट डेवलप होती है और उस इंसाइट के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर हम उस परिस्थिति से या तो बाहर निकल जाते हैं या उस समस्या का सामना कर लेते हैं। तो ये सब जो एबिलिटीज हैं ये भी मेटाकॉग्निशन के कारण ही संभव हो पाती हैं। तो जहां तक मुझे लगता है एक बार हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या है। मेटाकॉग्निशन बहुत छोटे शब्दों में कहा जाए तो एक तरीके से थिंकिंग है या आपकी जो है लर्निंग है, लेकिन वो बहुत डीप लेवल की है, बहुत रूटेड लेवल की है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके। आइए अब आगे बात करते हैं इसी पॉइंट पर। मेटाकॉग्निशन मीन्स द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लर्नर प्लान, मॉनिटर, evaluate and make changes of their own learning behaviors। मेटाकॉग्निशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो अधिगम करता है या लर्नर है वो योजनाएं बनाता है, उनको मॉनिटर करता है, उनका मूल्यांकन करता है और अपने व्यवहार के अनुसार या अपने अधिगम व्यवहार के अनुरूप उनमें परिवर्तन ला सकता है। यानी बेस्ट वे में आप किसी चीज को कैसे समझ सकते हो, उसकी प्लानिंग करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका इवेल्युएशन करना, उसमें चेंजेस लाना ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ, ये मेटाकॉग्निशन। कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स को एक ही अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट उसको पढ़ता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी अलग बनाता है, उसकी प्लानिंग अलग करता है, उसको इवेल्युएट करके देखता है, लिखकर देखता है कि मैंने कितना समझा और इसको अपने शब्दों में मैं कैसे बता सकता हूँ, इसको अपने शब्दों में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और उसमें कुछ चेंजेस वो अपने अकॉर्डिंग करता है, उसकी लैंग्वेज में, उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस लेकर आता है, वो जो चेंजेस हैं जिसके कारण वो समझता है कि हम इस टॉपिक को अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह समझ पाया, ये अपने मेटाकॉग्निशन के आधार पर जो है वो लर्नर करता है। इट इज अ वे टू टेल दैट लर्निंग हाउ टू लर्न। ये एक तरीका है हमें ये बताने का कि आखिर हम सीखते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे मेटाकॉग्निशन के। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि वास्तव में हमारा सीखते कैसे हैं। कॉग्निशन ये तो बताता है कि आपने सीखा, लेकिन वो सीखने की प्रक्रिया कैसे होगी, कितनी डीप थिंकिंग होगी आपकी, उन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मेटाकॉग्निशन बताता है। मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू हॉट यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग and needed active awareness and control over the cognitive processes engaged in learning। मेटाकॉग्निशन जो एक हाई ऑर्डर थिंकिंग है, ये हम पहले बात कर चुके हैं और इसमें एक्टिव अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, आपके कॉग्निटिव प्रोसेस पर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब आप इन सारी चीजों को मैनेज कर पाते हो तब आपकी लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है। इसी से रिलेटेड फ्लेवल ने एक बात कही थी। फ्लेवल सेड दैट मेटाकॉग्निशन कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन और स्ट्रेटेजीज या और एक्सपीरियंसेस। तो फ्लेवल थे जिन्होंने सबसे पहले मेटाकॉग्निशन के ऊपर काम किया। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये बताया कि मेटाकॉग्निशन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और दूसरा होता है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन या मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस। तो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या चीज होती है और मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन क्या चीज होता है उस पर हम बात करेंगे अभी। साथ ही साथ एक और बात है कि मेटाकॉग्निशन इज एसेंशियल टू गेन सक्सेस इन आवर लाइफ्स। हमें पता है कि हमें एडवर्स सिचुएशन के लिए फेस करने के लिए तैयार करता है, डिसीजन मेकिंग पावर लेकर आता है, इंस्टेंट इंसाइट डेवलप करता है। तो अगर आप किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता मिले तो उसके लिए आपका मेटाकॉग्निशन लेवल बहुत अच्छा होना जरूरी है। ये एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए एक आजकल एसेंशियल नीड हो गई है। अब हम मेटाकॉग्निशन पे आगे बढ़े और मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज को या फिर मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन उनके बारे में पढ़ें, उससे पहले देखें कि कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो एक जनरल क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि ये कॉग्निशन से किस तरीके से अलग है मेटाकॉग्निशन, तो उस पर हम बात कर रहे हैं।
कॉग्निशन या संज्ञान का मतलब क्या होता है पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मेटाकॉग्निशन पर। तो कॉग्निशन जो होता है, कॉग्निशन कैन सिंपली बी डिफाइंड एज ऑल मेंटल प्रोसेसेस एंड एबिलिटीज इन विच पीपल एंगेज ऑन अ डेली बेसिस सच एज मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवेल्युएशन, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉग्निशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक जनरल मेंटल प्रोसेसेस होती हैं या मेंटल एबिलिटीज होती हैं जो उसकी डेली लाइफ की जो चीजें हैं या पीपल हैं उन लोगों के साथ डील करने के लिए या डेली लाइफ में चीजों को याद करने के लिए, समझने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए काम में ली जाती हैं। ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी थिंकिंग प्रोसेस है एक तरीके से। और कॉग्निशन जो है, कॉग्निशन help to generate new knowledge through mental process and also help to use the knowledge that people have in daily life. Cognition नई नॉलेज को जनरेट करता है, मेंटल प्रोसेस के थ्रू करता है। ये मेंटल लेवल की बात होती है कि आप नई नॉलेज को किस तरीके से जनरेट करते हैं, वो अपने कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है। और डेली लाइफ में आप पीपल से किस तरीके से डील करते हो या उनकी नॉलेज को किस तरीके से यूज करते हो, लोगों की मदद किस प्रकार करते हो, ये सब आपके कॉग्निशन के ऊपर आता है। जबकि हम मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं तो मेटाकॉग्निशन इज ऑफन डिफाइंड एज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी चिंतन पर चिंतन, चिंतन के बारे में चिंतन। जो भी टॉपिक आप सोच रहे हो उसके बारे में और अधिक सोचना, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब अगर आप उसके बारे में डीप सोच रहे हो कि इसका क्या परिणाम होगा, इसको कैसे किया जाए, इसको करने से पहले मुझे कौन कौन सी बातें याद रखनी पड़ेंगी, इसका मतलब क्या होता है, ये सब अगर आप ध्यान में रख करके किसी चीज की थिंकिंग कर रहे हो तो आप मेटाकॉग्निटिव लेवल पर उसको थिंक कर रहे हो। इट अलाउज अस टू कंप्लीट अ गिवन टास्क वेल थ्रू प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। यानी कि इसके अंदर किसी भी चीज को आप रैंडमली थिंक नहीं करते। रैंडमली थिंक करोगे तो वो कॉग्निशन का पार्ट होगा, लेकिन अगर आप किसी चीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसकी मॉनिटरिंग करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो कि वास्तव में आपने कितना सीखा है, और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंड करके उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आते हो और तब आप अपनी बात रखते हो, तो इसका मतलब आपने मेटाकॉग्निटिव लेवल पर जाकर उस बात को समझा है या मेटाकॉग्निटिव लेवल पर जाकर के आपने थिंकिंग की है। दिस मीन्स while cognitive process allow normal functioning of individuals, metacognition takes it a level higher, making a person more aware of his or her cognitive process. जहाँ जो है कॉग्निटिव प्रोसेस है वो केवल हमें नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसके बारे में बताती है, वहीं मेटाकॉग्निशन जो है वो एक लेवल ऊंचा है, उससे एक लेवल हाई है, और ये हमें बताता है कि आप अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को लेकर के कितना अवेयर हो। तो कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बात करना कॉग्निशन होता है, लेकिन अगर कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में आप अवेयर और उसको बहुत गहराई से सोचकर काम कर रहे हो तो आप मेटाकॉग्निटिव लेवल पर हो, ऐसा माना जाता है। तो बेसिक डिफरेंस है कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन के बीच में, जिसमें हम ये मानते हैं कि कॉग्निशन एक लोअर लेवल मान सकते हैं हम, और उससे भी हाई लेवल जो है वो मेटाकॉग्निशन का होता है। अब हमने पहले बात की थी कि जो मेटाकॉग्निशन होते हैं उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा फ्लेवल ने बताया। तो पहला पार्ट इसका होता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और दूसरा होता है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। तो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या चीज होती है? मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स द लर्नर नॉलेज ऑफ देयर ओन कॉग्निटिव एबिलिटीज। आपकी किसी भी चीज के बारे में जो नॉलेज है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, वो आपकी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है। यानी आप किसी कॉन्सेप्ट को जानते हो, कितनी चीजों को जानते हो, जो भी आपके अंदर नॉलेज है, मेंटल प्रोसेस है में आपकी जो नॉलेज डेवलप हुई है, वो सब कॉग्निटिव मेटाकॉग्निटिव नॉलेज होगी। जैसे आई हैव ट्रबल रिमेम्बरिंग डेट्स, मुझे तारीखों को याद करने में बहुत परेशानी होती है, मैं एकदम उस चीजों को याद नहीं कर रख पाता। ये एक एग्जाम्पल है इसका आपका कॉग्निशन का, लेकिन आप उसको बहुत गहराई से डीपली अगर उसको समझ के करोगे तो आपको कुछ डेट्स याद रह सकती हैं। तो अगर आप उस चीज को बहुत प्लानिंग के प्रॉपर प्लानिंग के बाद इवेल्युएट करते हो, मॉनिटर करते हो, देन यू विल कम टू द लेवल ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो किसी भी चीज के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की बात करें, किसी चीज के बेसिक्स की बात करें, या किसी चीज के से रिगार्डिंग आप पहले से प्रीवियस नॉलेज की बात करें, तो वो सब हमारी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का एक पार्ट होता है। ये पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड होता है, किसी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, किसी थिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज आपको ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप कितना जानते हो। जबकि मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन
इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज यूज टू कंट्रोल कॉग्निशन एक्टिविटीज। यानी आपने जो कुछ भी आपकी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है उसको मैनेज करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज काम में लोगे, कौन कौन से तरीके काम में लोगे, ताकि आप अपनी लर्निंग को, आप अपनी थिंकिंग को, आप अपनी उसको अंडरस्टैंडिंग को और अपने कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओ। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जब हम यूज करते हैं और उसके थ्रू हमारे कॉग्निशन एक्टिविटीज को हम कंट्रोल करते हैं, तो वो प्रोसेस जो है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन कहलाता है। तो जैसे रेगुलेशन से पता चलता है नियंत्रण करना, तो मेटाकॉग्निशन पर नियंत्रण कैसे होगा, किन किन स्ट्रेटजीज को काम में लोगे, उनको कौन कौन से तरीके अपनाओगे आप चीजों को याद करने के लिए, कॉग्निशन एक्टिविटीज को, कॉग्निटिव एक्टिविटीज को एनहांस करने के लिए, वो सब मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन में आता है। जैसे सेल्फ क्वेश्चनिंग, इसका एक उदाहरण है सेल्फ क्वेश्चनिंग। आप खुद से बातें करके समझ सकते हो ये ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, क्यों, क्या आपके मन में किसी भी चीज के लिए जो भी क्वेश्चंस उठते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठते हैं और आप उनका समाधान खोजने की खुद कोशिश करते हो, तो वो सब आपके मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन के अंदर आता है। जब आप क्वेश्चंस आपके अंदर अरेज होते हैं तब आप उनके लिए उनकी समाधान ढूंढने की कोशिश करते हो, पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज ढूंढते हो, कौन से तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाओगे, वो सब मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन के अंदर आता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मेटाकॉग्निशन के। तो बेसिक जो है यहाँ पर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने से पहले आपको ये प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि उस काम को आप कैसे करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करोगे। एक लेआउट आपको बनाकर रखना पड़ता है या एक ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार होना चाहिए कि आप किसी काम को करने वाले कैसे हो, ताकि आप उसको जब आगे बढ़ो तो आप उसके 100% अपना 100% उसके अंदर दे पाओ। तो जब प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास होती है तो हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक खाका होता है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है प्लान ऑफ एक्शन बनाना या ब्लूप्रिंट बनाना। दूसरा एक्शन होता है मॉनिटरिंग द प्लान। अब आपने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आपने काम शुरू करा। काम शुरू करने के बाद में आपको उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर कि आप जो काम कर रहे हो या आप जो थिंकिंग कर रहे हो या आप जो लर्निंग कर रहे हो उसको वो सक्सेसफुल हो भी रही है या नहीं, किस वे में जा रही है, क्या आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग चल पा रही है या नहीं। तो मॉनिटर आपको करना होता है प्लान को, ये इसका सेकंड स्टेप है। और जब वो प्रोसेस चलने के बाद या उसके दौरान आप उसको इवेलुएट करते हो कि वास्तव में जिस प्लान ऑफ एक्शन को लेकर हम चले थे क्या हम उसके लिए उस रास्ते पर सही जा रहे हैं या हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए जिसके आधार पर हमने ये प्लान ऑफ एक्शन बनाया था। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मेटाकॉग्निशन के। सबसे पहले आप प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो, देन मॉनिटर करते हो, उसके बाद आप इवेलुएट करके देखते हो कि वेदर यू आर सक्सेसफुल इन इट और नॉट। तो जब आप इन तीनों एरिया के आधार पर किसी भी चीज को पढ़ते हो, समझते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मेटाकॉग्निशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। तो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को एनहांस करने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉपर प्लानिंग की जो आदत है वो डालनी होगी कि हर चीज की प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें, फिर उसमें क्वेश्चंस रेज करें कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें से हो सकते हैं। अगर उन्हें कोई डाउट है तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें, भले ही टीचर की हेल्प से या अपने बड़ों की मदद से या खुद सर्च करके उन क्वेरीज को सेटिस्फाई करें। उसके बाद देखें कि क्या वो टॉपिक लेकर जो चल रहे थे, जितना वो याद करना चाह रहे थे, वो उन्हें याद हो पाया या नहीं हो पाया, उसमें कहाँ कमी रह गई, वो इवेल्युएशन उन्हें खुद को करना होगा। तो मेटाकॉग्निशन अगर हमारे अंदर डेवलप है तो हम ये स्टेप के थ्रू अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को, अपनी थिंकिंग पावर को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, हमारी लर्निंग इफेक्टिव बना सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट टीचर शुड मेक अ चार्ट। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स के लिए ही मेटाकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेटाकॉग्निशन को समझने के लिए स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को एक चार्ट बनाना चाहिए जिसके आधार पर उन्हें अपनी चीजों को मॉनिटर करना चाहिए। जिसमें मैंने यहाँ पर वो चार्ट जो है वो 3 शब्दों से लिखा है KWL। KWL में K का मतलब होता है नो, यानी प्लानिंग। आप क्या जानते हो पहले से, आप कितना जानते हो, आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या है और उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो।
आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कितना कितना कंटेंट आप कवर करना चाहते हो, कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू उसको पूरा करोगे, कितने टाइम पीरियड में पूरा करोगे, किन किन लोगों की हेल्प आपको चाहिएगी या कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिएंगे, ये सब प्रॉपर प्लानिंग होती है। इसलिए पहला जो फैक्ट पॉइंट्स होता है उसमें जो चार्ट हम बनाते हैं या हमें बनाना चाहिए, उसमें होता है के, व्हाट आई नो। आप ऑलरेडी कितना जानते हो वो एक प्लानिंग करो। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वांट, व्हाट आई वांट टू लर्न। आप क्या समझना चाहते हो, कितना जानना चाहते हो। आप ऑलरेडी जो जानते हो वो तो आप के पॉइंट में लिख चुके हो, लेकिन अब आप और क्या जानना चाहते हो, कैसे उसको जानोगे, वो सारी प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें आएंगी और इसको आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आता है एल, यानी कि व्हाट आई हैव लर्न। इस पूरी प्रोसेस के बाद आपने क्या चीज सीखी, आप कितना सीख पाए, यानी इवेल्युएशन। यही बात हमने पहले की थी। तो KWL का एक चार्ट हम लोगों को तैयार रखना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर्स को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, आपका एक्सपेक्टेड जो है वो क्या होना चाहिए, और वास्तव में आपने क्या सीखा। उन तीनों के बारे में अगर आप लिखते हो, उसको फिर समझते हो, तो मेटाकॉग्निशन आपका एनहांस हो सकता है। अब बात करते हैं मेटाकॉग्निशन साइकिल की। मेटाकॉग्निशन साइकिल कैसे काम करता है। तो कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। बस अंतर केवल इतना है कि जब हम कॉग्निशन लेवल के जब प्रॉपर प्लानिंग के साथ में मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन किसी कॉग्निशन लेवल पर करते हैं, तो वो मेटाकॉग्निशन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉग्निशन नॉर्मल थिंकिंग होती है, नॉर्मल लर्निंग होती है, कई बार रैंडमली भी हो सकती है, कई बार इंटेंशनली भी होती है, तो पर्पसफुल भी होती है। लेकिन अगर उन सब चीज के बारे में आप किसी टॉपिक को सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूं, मैंने एक टॉपिक लिया कि मुझे आज देखना है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के बारे में जानना है कि व्हाट इज लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम की थ्योरी के बारे में अगर मैं पढ़ती हूँ या मुझे कुछ पता है पहले से, तो वो मेरा कॉग्निशन लेवल है, उसके बारे में मैं जितना पढ़ने की कोशिश करूंगी। लेकिन अब लर्निंग आउटकम कैसे अचीव किए जाएं, कौन कौन से लेवल पर बच्चों के लिए कौन कौन से लर्निंग आउटकम मैं काम में ले सकती हूँ, या लर्निंग आउटकम लेने के लिए मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई करनी पड़ेगी, इन सब की प्रॉपर प्लानिंग मैं करूँ, उसको फिर मॉनिटर करूँ अप्लाई करते समय कि वास्तव में मैं चीज कर पा रही हूँ नहीं, और लास्ट में इवेल्युएट करूँ कि हाँ मैंने ये सारी चीजें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ली, तो मैं लर्निंग आउटकम की बात अब समझ गई। तो जब हम तीनों इन वे को आगे लेकर के चलेंगे, इन तीनों प्रोसेस को लेकर के चलेंगे, तो एक सिंपल सा जो टॉपिक है वो कॉग्निशन लेवल से मेटा कॉग्निशन लेवल तक मूव करेगा। और मेटा कॉग्निशन लेवल के बाद में जब आप उसको समझ जाओगे तो आपको कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, जो आप नई चीजें समझोगे, फिर आपके कॉग्निशन का पार्ट बनेंगी। इसीलिए कॉग्निशन और मेटा कॉग्निशन एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचने लगते हैं तो मेटा कॉग्निशन का पार्ट हो जाता है, और मेटा कॉग्निशन के बाद उसी चीज के बारे में हमें कोई और नई चीज पता चलती है जो हमारे नॉलेज का पार्ट बनाती है, तो हम कॉग्निशन में उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है मेटा कॉग्निशन जो है वो, जिसमें ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में हमेशा रहती हैं। अब बात करते हैं टीचर का रोल क्या होता है स्टूडेंट के अंदर मेटा कॉग्निशन को एनहांस करने में, कैसे एक टीचर अपनी भूमिका निभा सकता है। तो टीचर हमें पता है कि हर वे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है स्टूडेंट के लिए, भले ही वो एज अ फैसिलिटेटर हो, चाहे वो एज अ मेन पर्सन हो। चूंकि आज हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, नई अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, तो हम टीचर के रोल को यहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर या एज अ गाइड मानते हैं। तो कैसे इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम में रहते हुए टीचर अपने स्टूडेंट्स को एनहांस करता है मेटाकॉग्निशन के लेवल पर, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो टीचर क्या कर सकता है, पहला होता है एक्टिवेट प्रीवियस नॉलेज। सबसे पहले आपका काम होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को एनहांस करो। उन्हें पहले ये पता होना चाहिए कि पहले से कितना जानते हो। आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उनसे कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करवा सकते हो, या आप उनके एक्सपीरियंसेस को पूछ सकते हो, जिसके आधार पर आपको पता चले कि उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो जब उनको पहले आपको प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता होगा, तभी हम उनको बता पाएंगे कि इससे आगे का हम उन्हें समझाना है, जैसा हम अक्सर अपनी टीचिंग में करते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्टिवेट प्रीवियस नॉलेज। सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करो। दूसरे नंबर पर एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजी इंस्ट्रक्शंस। आप जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले हो, कौन सी किस वे में आप बच्चों को सिखाने वाले हो, क्या क्या तरीके आप अप्लाई करोगे, जो नया सिखाने वाले हो उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी काम आएगी, ये बहुत स्पष्ट रूप से
बताया जा सकता है बच्चों को कि आप इस तरीके से पढ़ो तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, ये रिसोर्सेज आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ऐसे बच्चों को कुछ गाइड करके आप स्ट्रेटजीज के बारे में बता सकते हो। साथ ही मॉडलिंग ऑफ लर्न स्ट्रेटजी, अगर किसी स्ट्रेटजी पर काम हुआ है तो उसको एज अ मॉडल कर आप बता सकते हैं कि इस पर ऐसे ऐसे काम हुआ है और ये सक्सेसफुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर मेटाकॉग्निशन को डेवलप करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी जा सकती हैं जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जिसके आधार पर बच्चे कुछ सीख पाए। और पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप देकर कि बता सकते हो कि इस एक्टिविटीज के थ्रू पहले स्टूडेंट्स को बताया गया था तो उनकी लर्निंग कितनी इफेक्टिव रह पाई थी। तो मॉडलिंग ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजी में बी अ वे टू एनहांस मेटाकॉग्निशन इन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोराइजेशन। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हर चीज को एक्टिविटी बेस के थ्रू हम बच्चों को नहीं बता सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें मेमोराइजेशन भी जरूरी होता है। तो जहां आप एक्टिविटी बेस्ड की बात कर रहे हैं वहां साथ के साथ आपको बच्चे के अंदर मेमोराइजेशन लेवल की भी बात करनी चाहिए कि कुछ बात तो बच्चा लर्न भी कर पाए, कुछ याद कर पाए, लेकिन वो लर्न केवल रोट मेमोराइजेशन ना हो, वो एक कॉन्सेप्ट एनरिच्ड मेमोराइजेशन हो जिसमें उसको पता हो कि वो क्या चीज याद कर रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर गाइडेड प्रैक्टिसेस। आप जो स्टूडेंट को बता रहे हो उसके प्रॉपर वे में बच्चे तक वो बात पहुंचनी चाहिए। उसको गाइड आपको करना है, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस या कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करा रहे हो उसके लिए बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिली हुई होनी चाहिए, आपको देने का काम होता है। नेक्स्ट रोल होता है टीचर का इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस। कुछ काम बच्चों को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जिसके आधार पर वो स्वयं उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, उनकी क्रिएटिविटी सामने निकल कर आए। जब वो क्यूरियस होकर किसी चीज को समझेंगे तो अपने आप कुछ क्वेश्चंस के सवाल खुद ढूंढ पाएंगे, जवाब खुद ढूंढ पाएंगे। जो सवाल उनके मस्तिष्क में आ रहे हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उनको इंडिपेंडेंस प्रैक्टिसेस के लिए फ्री छोड़ना चाहिए टीचर को। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शंस लेने चाहिए। स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का, जिसमें आप ये पता चलो कि आप जो अचीव करवाना चाह रहे थे बच्चों को, या बच्चों को खुद पता हो कि वो जो अचीव करना चाह रहे थे वो कितना अचीव कर पाए। उसमें प्रॉपर कुछ क्वेश्चन फॉर्म में आप बच्चों को दे सकते हो या कुछ एक्टिविटीज बच्चों से करवा सकते हो जिसके आधार पर उनको रिफ्लेक्शन आए। और वो रिफ्लेक्शन पीयर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, या फीडबैक भी हो सकता है आपका दिया हुआ। तो इस आधार पर उन सबको एवेल्युएट करके आप बच्चे के मेटाकॉग्निशन लेवल को एनहांस कर सकते हो। तो रोल ऑफ टीचर की यहाँ हमने बात की कि किस तरीके से एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के अधिक संज्ञान के स्तर को बढ़ाने में। अब आगे बात करते हैं मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं साइंस के लिए, कौन कौन सी मेन स्ट्रेटेजीज हम साइंस में काम में लेते हैं मेटाकॉग्निशन की। पहली स्ट्रेटेजी है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग पर अभी बहुत डीप में बात नहीं करूंगी, मैं इस पर अलग एक वीडियो बनाकर इस पर चर्चा करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। माइंड मैपिंग के अंदर किसी चीज को आप अपने मस्तिष्क में उसका फ्रेम आउट बनाते हो, उसका एक डिफरेंट तरीके से एक लेआउट बनाते हो और उस लेआउट के अकॉर्डिंग आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हो, कॉन्सेप्ट पे एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हो और आप उस चीज को लर्न कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर बात करती हूँ, मुझे बच्चों को एक जनरल कॉन्सेप्ट बताना है साइंस में एटम का, तो मैंने अपने दिमाग में एक मेन सेंट्रल आइडिया रखा एटम का। उसी के साथ उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड करा कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है। आउटर पार्ट को फिर एक पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड सेंट्रल पार्ट को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो ये एक लेआउट मेरे दिमाग में चल रहा है, एक डायग्राम मैंने अपने दिमाग में बनाया जिसके आधार पर मैं अपने आंसर को बता रही हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो यूज की जा सकती है, इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। इसके बाद अगली है इलस्ट्रेटिंग एंड ड्राइंग। आप जो भी चीज सोच रहे हो, आपके जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी व्यूज आ रहे हैं, जैसा आप शो करना चाह रहे हो, उन सारी चीजों को आप या तो व्याख्या कर सकते हो या आप उसको ड्रॉ करके भी बता सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर इंस्टेंट हम किसी भी चीज का जो फीडबैक आता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर आप याद करते हो, उस चीज को अपने दिमाग पर जोर डालते हो, उससे रिलेटेड चीजों को समझने के, याद करने की कोशिश करते हो और उसके बाद आप आंसर देते हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग काम में दी जा सकती है मेटाकॉग्निशन के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। पर्टिकुलर किसी चीज की प्लानिंग करने के बाद क्या क्या उसके तरीके होंगे, वो स्ट्रेटेजीज आप काम में ले सकते हो प्लानिंग के लिए।
कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरियस टाइप की जो स्किल्स हैं वो आप काम में ले सकते हो मेटाकॉग्निशन के लेवल को एनहांस करने के लिए। साथ ही जर्नल कीपिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है मेटाकॉग्निटिव लेवल को एनहांस करने का। तो जर्नल कीपिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज सीख रहे हो या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में, उन सबको आप नोट करते जाओ एक जगह, और एक बंच आपके पास आ जाएगा उन सारी चीजों का। तो जर्नल कीपिंग उसे कहते हैं जब आप अपने पास में उस सारे एक्सपीरियंसेस को रखते हो और जरूरत पड़ने पर आप उसके आधार पर जो है उस अपनी बात को रख सकते हो या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। अब बात आती है मेटाकॉग्निटिव अप्रोच की जरूरत क्या है। तो बहुत जरूरत है, वर्तमान समय में तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है मेटाकॉग्निशन की, क्योंकि ये लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करती है। पहला इसका बेनिफिट है कि इट इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। सेकंड, स्ट्रेटेजिक लर्निंग होती है, आपको पता होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू आपने लर्न किया होता है, तो क्या कैसे कब क्यों सब आपको पता होता है उसका, तो लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। थर्ड, बियॉन्ड सरफेस लर्निंग, ये आपको रोट मेमोराइजेशन से छुट्टी दिलाता है, आपको किसी भी चीज को रटना नहीं पड़ता, आप समझ के उस चीज को पूरा करते हो। इजी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, आप अपनी बात को सिंपल वे में कह सकते हो क्योंकि आपने उसको बहुत गहराई से समझा हुआ है, इसलिए आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्रिएटिंग कनेक्शन अमंग आइडियाज, आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज के बीच में कनेक्शंस आते हैं, जो माइंड मैपिंग के थ्रू हमने भी एक देखा, या आप अपने आइडियाज को एक तरीके से कनेक्ट कर पाते हो एक दूसरे के साथ में, और अपने बात को रखने में वो इफेक्टिव होता है आपके लिए। तो ये एक तरीका इसलिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग जो होती है बहुत डीप होती है। जब आप इतने लेवल पर आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो ऑलरेडी डीप होगी और लर्निंग जो होगी बहुत इफेक्टिव होगी। तो इस सारे तरीके के लिए मेटाकॉग्निटिव अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके स्टूडेंट के लिए। तो पहला जो इसका बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है बच्चे के अंदर। साथ ही साथ ये इंक्रीज डिसीजन मेकिंग को लेकर आता है। इसके द्वारा स्टूडेंट के अंदर सेल्फ मॉनिटरिंग की एबिलिटी आती है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाता है अपनी गलतियों को, स्वेट एनालिसिस जो बोलते हैं हम, वो कर पाता है। साथ ही साथ एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस होते हैं। इंडिपेंडेंट लर्नर वो बनता है, सेल्फ एवेल्युएशन कर पाता है, और साथ ही साथ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो उसके अंदर डेवलप होने लगती हैं। तो ये सारे जो है ये फायदे हैं मेटाकॉग्निशन के लिए, इसीलिए हम स्टूडेंट्स के अंदर मेटाकॉग्निशन को एनहांस करने की आज बात कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चों के लिए कि वो अपनी मेटाकॉग्निशन लेवल को एनहांस करें, ताकि वो अपनी लर्निंग को पहले से बहुत अच्छे वे में और क्वालिटी वे में आगे बढ़ा सकें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान, जिस पर हमने कुछ मुख्य बातों पर आज चर्चा की। मैं आशा करती हूँ आपके टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।